आप सबको मेरा प्रणाम। मंच पर विराजमान तमाम आदरणीय साथीगण एवं आदरणीय आलोचक रविभूषण जी एवं सभागार में बैठे हुए इस शहर के और आसपास के आए हुए तमाम प्रबुद्ध श्रोतागण, कार्यकर्ता, आज इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर आप लोगों का यहाँ एकत्रित होना ये बताता है कि सभ्यता का जो संकट है, भले कई बार हम उसे महसूस न कर पाए, कई बार हम विकास के इतने आदी हो जाए कि हमारा जीवन उस धारा में बहता ही चला जाए, लेकिन कहीं न कहीं महसूस तो होता है कि कोई तो बात है, कोई तो संकट है जिससे हमें घबराने की आवश्यकता है, जिसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। और शायद कोरोना जैसी महामारियाँ, जिस महामारी में के दौरान ये किताब लिखी गई, हमारी गाल पे थप्पड़ मार करके हमें बता देती है कि खुद को विकास के अग्रगामी दूत समझने वाले जो मानव हैं वो किस तरह प्राकृतिक आपदा के समक्ष बेबस हो जाती है और तब उनके पास कोई उपाय नहीं रहता। हमने इस बीमारी के दौरान इतने लोगों को दवाइयों के अभाव में, भोजन के अभाव में तड़पते हुए, दर-बदर होते हुए, प्राण छोड़ते हुए देखा है। दवा का कहीं कोई इंतज़ाम नहीं है और किसी तरह अंदाजे से दवाइयाँ दी जा रही हैं, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। लोग अपनी सांस बचाने के लिए, जिनके पास धन है, वो चीज़ों को जमा करने में लगे हुए हैं। और इस जमाखोरी के दौर में, क्योंकि मुझे अभी मैं बैठी हुई थी और सबको सुनते हुए मुझे वो दिन याद आ रहा था जिस दिन पहली बार तालाबंदी की घोषणा होती है। बता दिया जाता है कि अमुक तारीख से तालाबंदी होगी और बाज़ारों में इतनी भीड़ हो जाती है, जिनके पास पैसा है उनका वश चले तो बाज़ार में उपलब्ध सारी की सारी सामग्री खरीद करके अपने घर में, अपने फ्रिज में जमा करें। हम ये भी नहीं सोचते कि बाज़ार में तो अगर आपके घर के पास, आपके आसपास एक छोटा बाज़ार है तो वहाँ चीज़ों की कितनी उपलब्धता है, चीज़ें कितनी उपलब्ध हैं। भले आपके जेब में पैसा हो, लेकिन चीज़ों की उपलब्धता की तो एक मात्रा होती है। सब हम ही खरीद लेंगे तो बचेगा क्या, बाकियों के लिए क्या बचे। तो ये जो विकास है, हमारा जो कृत्रिम विकास है, जो हमें ये बताता है कि पैसे के बलबूते सब कुछ हासिल किया जाता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने लंबे दौर में ये देखा कि पैसा होने के बावजूद भी बहुत कुछ नहीं मिलता है। आप चाहे भी तो अपने आत्मीय से आत्मीय जनों को नहीं बचा सकते, आप उन्हें छोड़ देने को विवश हैं। और इसने हमें एक ओर तो मानवीय बनाया, कुछ मानवीय चेहरा भी उभर करके आया, और दूसरी ओर हम कितने अमानवीय हो सकते हैं, अपने पड़ोसी तक को छोड़ सकते हैं। और जो खबरें आई अखबारों में, दूरसंचार माध्यमों में, हमने टीवी पर देखा चीन में किस तरह वृद्ध लोगों को मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। लेकिन इस तमाम आपाधापी, जद्दोजहद, संकट या हम अमानवीय होते जाते समय के बीच में अगर एक लेखक, एक कार्यकर्ता जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो ज़मीन से जुड़ करके ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के लिए काम करता है, उसके दिमाग को ये परिस्थितियाँ पूरजती हैं और वह इस संकट से उबरने के लिए प्रकृति को विकल्प के रूप में देखता है, प्राकृतिक जीवन को विकल्प के रूप में देखता है। पुस्तक का पूरा पाठ तो मैंने नहीं किया है, थोड़ा बहुत अंश जो पढ़ा या अभी किताब को पलट कर देखा तो उसे ये महसूस हुआ कि कहीं उस पर, लेखकों पर जो एक बौद्धिक दबाव होता है, एक किस्म का बनावटी दबाव, जिस दबाव के तहत कई बार पुस्तकें लफ्ज़ी से भरी हुई होती हैं, जिसे आप पढ़ जाएंगे लेकिन कोई सूत्र आपके हाथ में नहीं लगता, वो किताब, ये किताब बिल्कुल वैसी नहीं है। एकदम आपसी संवाद हम जैसे करते हैं,
और उस संवाद का जो रस मिलता है, जब हम एक दूसरे से बतियाते हैं, बात करते हैं, तो उसमें जो रस होता है, उसमें जो आनंद होता है, वही आनंद इस किताब में है। हम प्रवाह की तरह बहते, धारा के प्रवाह में जैसे तिनका बहता चला जाए, उसी तरह पाठक भी इस किताब के पाठक के आनंद के रस में बहता हुआ चला जाता है। और बड़ी सहजता के साथ अपने अनुभवों को लेखक ने साझा किया है। किस तरह हम बच सकते हैं आज के समय में? जो सबसे बड़ा संकट नज़र आता है, भूमंडलीकरण का सवाल उन्होंने उठाया है कि सारी पूरे भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को एक ही रंग में रंग देना। हम भले ही बातें करते हैं विविधता की, भारत विविधताओं का देश है, लेकिन अगर हमारा वश चले तो हम सबको एक रंग में, एक धर्म में बैठा देना चाहते हैं, उसी खांचे में फिट कर देना चाहते हैं। और आजकल तो ये एक रंग में रंगने का, यानी जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा शत्रु है। अब मेरा संकेत आप लोग समझ रहे होंगे कि जो हमारे धर्म का नहीं है, जो हमारी भाषा का नहीं है और जो हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाता है, वो हमारा शत्रु है। तो सचमुच ये बड़ा ही कठिन समय है जहाँ आपसे जो व्यक्ति इत्तेफाक नहीं रखता, जो आपकी बातों के विरोध में खड़ा होता है, वो शत्रु घोषित कर दिया जाता है। और अभी हम साहिर लुधियानवी की जो गज़ल यहाँ सुन रहे थे कि जेल विहीन समाज, तो वहाँ जो भी हमारे खिलाफ खड़ा है उसकी जगह कहाँ होती है? जेलों में होती है, उसे जेल में ठूस दिया जाता है। कई उदाहरण हम देख सकते हैं। और फिलहाल केंद्र में जो सत्ता बैठी हुई है, वहाँ तो विमत के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। वह एक रूप संस्कृति के रंग में सबको रंग देना चाहती है। इस बीच में अगर इस तरह की कोई किताब आती है तो निसंदेह वो आश्वस्ति की लहर की तरह हमारे बीच आती है कि क्या सच में हमें अब इस विनाशकारी सभ्यता के संकट से ऊब करके, घबरा करके फिर से प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा? काफ़ी दिनों पहले मैंने एक लोक कथा पढ़ी थी और थोड़ा सा संक्षेप में ही सही बोलना चाहूँगी कि उसमें एक आदिवासी व्यक्ति है, शहर में किसी काम से किसी कार्यालय में जाता है और अचानक उसे कुछ खटका सा होता है। जैसे हमारा फ़ोन बजता है तो हम घबरा करके उठा लेते हैं कि पता नहीं कौन सा ज़रूरी संवाद आया होगा। उसी तरह उसके मन में कुछ खटका होता है। वो ज़मीन पर लेट जाता है और ज़मीन के अंदर से आती हुई अनुभूज को सुनने की कोशिश करता है और उसके बाद तेज़ी से वो जंगलों की ओर दौड़ता चला जाता है। और बाद में ये पता चलता है कि उस दिन कोई बहुत भयानक तूफान आने वाला था। हम और आप जो शहरी सभ्यता के आदी हो चुके हैं, क्या हम में वह संवेदनशीलता बची हुई है कि हम उस प्रकृति के आने वाले आसन्न संकट को सूंघ लें, पहचान लें? तो जब हम प्रकृति के निकट होते हैं, कथा हमें जो संदेश देती है कि जब हम प्रकृति के निकट होते हैं तभी प्रकृति हमारे मित्र भी बनी रहती है और हम उसके द्वारा दिए जा रहे संकेतों को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। तो भला प्रकृति से हम कटे क्यों? घनश्याम जी ने एक बहुत बड़ा सवाल इसमें उठाया है कि मनुष्य क्या प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहता है? वो किस रूप में प्रकृति को देखता है? प्रकृति को अपनी तरह, अपनी सुविधाओं के अनुसार काट छाट लेना चाहता है? अगर वो विजेता की तरह नज़र आता है तो सचमुच मानव बहुत आगे नहीं जा सकता है। फिलहाल अभी किताब पढ़ी जानी चाहिए, किताब पर बात होनी चाहिए और सबसे पहले किताब के लेखक को ढेरों ढेरों बधाइयाँ दी जानी चाहिए। मैं अपनी ओर से उन्हें बधाई देती हूँ। चाहती हूँ कि इस किताब को पढ़ा जाए और हम इस पर लगातार संवाद करें। सिर्फ लोकार्पण से बात नहीं बनती, लगातार संवाद जारी रहना चाहिए। और तभी शायद जिस सपने की बात अभी आशुतोष जी कर रहे थे, जिस सपने की बात हम लोग लगातार करते रहते हैं कि सपने को ज़िंदा रखना ज़रूरी है और कुछ बदलने के लिए, बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए सपना होना भी बहुत ज़रूरी है। रमानाथ अवस्थी के गीत की पंक्तियाँ हैं, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। तो ये मन जैसे घनश्याम जी के पास बना हुआ है, आपके पास, हमारे पास, हम सबके पास बना रहे और प्रकृति के साथ हमारा संवाद निरंतर चलता रहे। इसी के साथ घनश्याम जी को शुभकामनाएं, बधाई।